My dear friends, today I am taking the three general rules of statutory interpretation. I am taking these rules one by one. What are three rules of statutory interpretation? First, the literal and grammatical interpretation. Second, the missive rule of interpretation. Third, the golden rule of interpretation. My dear friends, these rules are very important. And now I am taking one by one. First, the literal and grammatical interpretation. And I will explain this rule with example. This rule means that the words of enactment. This rule means that the words of statute are to be given their ordinary and natural meaning. And if such meaning is clear and unambiguous, effect should be given to a provision of a statute, irrespective of the consequences. The basis of the principle is that the object of all interpretation is to know what the legislature intended. Since the intention of the legislature has been expressed through words, and hence they are to be interpreted according to the rules of grammar. This has been called the safest rule because the legislature intention can be deduced only from the language. If the language of a statute is plain or clear, the only duty of the court is to give effect to it, and the court has no business to look into the consequences of it. The court is bound to expound the law as it exists and leave the remedy to the legislature. My dear friend, this is the language of first rule, that is the literal and grammatical interpretation. My dear friends, I think the language is clear to you. The language is very simple, and now I will take this rule in Hindi. साथियों, मैंने जैसे पहले बताया भी है आपको कि मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैं लेता रहूंगा और उसी प्रकार से मैं अब इसका हिंदी में विश्लेषण करता हूं। शाब्दिक या व्याकरणिक व्याख्या से तात्पर्य यह है कि शब्दों को उनका साधारण एवं स्वाभाविक अर्थ प्रदान किया जाए, और यदि ऐसा अर्थ स्पष्ट एवं संवेदनहीन हो तो किसी भी कानून को लागू किया जाना चाहिए, भले उसका परिणाम कुछ भी हो। इस सिद्धांत का आधार यह है कि व्याख्या के सभी सिद्धांतों का एकमात्र उद्देश्य विधायिका का आशय है, यानी विधायिका की इंटेंशन है। और चूंकि विधायिका अपने आशय को शब्दों के माध्यम से व्यक्त करती है, अतः उन शब्दों को व्याकरण के नियमों के आधार पर ही उसका अर्थ किया जाना उचित है। इसे सबसे सुरक्षित नियम माना गया है। साथियों, यह सबसे सुरक्षित नियम है क्योंकि विधायिका के उद्देश्य को केवल उन शब्दों के द्वारा ही जाना जा सकता है जिनके द्वारा उसने अपने आप को व्यक्त किया है। यदि किसी कानून की भाषा स्पष्ट हो तो ऐसी दिशा में न्यायालय का एकमात्र कर्तव्य है कि वह उस भाषा को लागू करे और न कि उस भाषा के परिणामों को देखे। साथियों, व्याख्या के परिणामों को देखना ये जज या जुडिकेचर का काम नहीं है, ये लेजिस्लेचर का काम है। उसके परिणाम को देखे और उसकी रेमेडी को भी देखे। उसके परिणाम के भी जिम्मेवार लेजिस्लेचर है और उसका इलाज जो भी उसमें उसको किया जाना है वो लेजिस्लेचर का काम है, ये जज का काम नहीं है।
जज का काम केवल स्टैट्यूट की भाषा को यानी ग्रामर की दृष्टि से यानी वर्ड्स और ग्रामर की दृष्टि से उसके सही अर्थ को देखना है और साथ में यह भी देखना है कि लेजिस्लेचर की इंटेंशन इसमें जो भी समाहित है उस इंटेंशन को देखकर ही उसे उस नियम को लागू करना चाहिए। ये है इस पहले अर्थ का, पहले नियम का हिंदी का अर्थ। साथियों, मैंने जैसे बताया कि साथ में एक उदाहरण भी बहुत आवश्यक है। अब एक उदाहरण देता हूं, बहुत ही बढ़िया, आपको आप देखेंगे। साथियों, एक राम अवतार वर्सेस टैक्स इंस्पेक्टर के का केस था। राम अवतार पान की पत्तियों का बिजनेस करता था, बेचने और खरीदने का। उसने एक अपील लगाई सुप्रीम कोर्ट में कि पान के पत्तों पर कर नहीं लगना चाहिए, और उसने इसका कारण कोर्ट में दिया कि सब्जी यानी वेजिटेबल की डेफिनेशन क्या है, ये बताया उसने। वेजिटेबल की डेफिनेशन है प्लांट्स और उसके पार्ट्स, यानी पौधा और उसकी पत्तियां और उसके जो भी अन्य भाग हैं वो सब सब्जी में आते हैं। तो ये राम अवतार ने देखा कि ये पान की पत्ते हैं, ये भी तो पत्तियां हैं प्लांट्स की, तो इन पर भी टैक्स नहीं लगना चाहिए। ये याचिका, ये उसने अपील डाली, क्योंकि वो पान के पत्तों का बेचने का कार्य करता था। तो साथियों, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा किसी स्टैट्यूट की भाषा यदि साधारण और स्वाभाविक है तो उस भाषा को यानी ग्रामर की दृष्टि से, डिक्शनरी की दृष्टि से, या बायोलॉजिकल दृष्टि से, या बॉटनिकल दृष्टि से उसके मीनिंग को नहीं देखना चाहिए। जब साधारण और भाषा स्पष्ट है तो उसको दूसरे तरीके से क्यों देखा जाए, यानी टेक्निकल दृष्टि से उस भाषा को क्यों देखें? ये कोर्ट ने कहा, ये इस तरह से जो आपने भाषा एक पान के पत्ते की सब्जी की भाषा के माध्यम से इसकी व्याख्या की, ये उचित नहीं है। क्योंकि व्यवहार में और व्यवहार की दृष्टि से जो हमारी व्यवहारिक भाषा है, जो साधारण भाषा है और एक स्वाभाविक भाषा है, उसका ही पालन करना चाहिए। और ये निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिया कि पान की पत्तियों पर कर लगेगा, कर को हटाना उचित नहीं है, वेजिटेबल की भाषा के अनुरूप इसको हम नहीं मान सकते, और यह आपकी अपील इसी बेस पर खारिज की जाती है। तो साथियों, ये था पहले नियम का कितना बढ़िया एग्जाम्पल पान की पत्तियों का। यानी उस व्यक्ति ने पान की पत्तियों को सब्जियों के पत्तियों के बराबर समझ करके अपील लगाई थी कि जब सब्जियों की पत्तियों पर कर नहीं लगता तो पान की पत्तियों पर कर क्यों लगे। लेकिन इस पहले नियम की अब व्याख्या देख लेना, जब साधारण और स्वाभाविक भाषा हो तो दूसरी व्याख्या हम नहीं ले सकते। यानी स्टैट्यूट की भाषा है एकदम नेचुरल, ऑर्डिनरी और नेचुरल है, तो फिर और अर्थ निकालने की आवश्यकता नहीं होती। कोर्ट का तर्क है। तो साथियों, ये था नियम, जो 3 नियम बताए उनमें सबसे पहला नियम, द लिटरल एंड ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन। So now I will take second law.